तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है पानी। शुरुआत होती है दो जिगरी दोस्तों से, सिबान और सीजू। दोनों एक छोटे से बाइक मैकेनिक शॉप में काम करते हैं। सिबान की एक गर्लफ्रेंड भी होती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी वो उससे मिलने जाता तो अकेला नहीं जाता, हमेशा अपने दोस्त सीजू को भी साथ ले जाता। मतलब इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि हर जगह साथ ही दिखते थे। एक दिन ये दोनों अपने शॉप ओनर से 4 दिनों की छुट्टी लेते हैं और उसके साथ साथ एक बाइक भी उठा लेते हैं। प्लान ये था कि थोड़े दिन बाहर रहकर एंजॉय करेंगे। अब सीन कट होता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ। यहाँ कमिश्नर अपने सारे ऑफिसर्स को अर्जेंट मीटिंग में बुलाता है। वो गुस्से में समझाता है कि पूरे शहर में क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं फाइट्स, कहीं चोरी तो कहीं ब्रूटल मर्डर्स, और इन सबका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गिरी है। वो इतना पावरफुल है कि उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट भी है और हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी पैसों के लिए उसी की मदद करते हैं। यही वजह है कि गिरी तक सीधा पहुंचना मुश्किल है। इसलिए कमिश्नर का प्लान साफ है। ऑफिशियली हम गिरी को नहीं छू सकते, लेकिन उसके गैंग को पकड़ना ही होगा। इधर सिबान और सीजू अपने काम से मार्केट जाते हैं। तभी वहां सिबान एक आदमी को एटीएम के पास रोककर उसे धमकाने लगता है, कैश निकाल और मुझे दे दे। इस पूरे सीन को कवर करने के लिए सीजू बड़ा स्मार्ट मूव करता है। वो पास खड़े होकर अपना अम्ब्रेला खोल देता है ताकि आसपास से गुजरने वाले लोग कुछ देख न पाएं। असल में सिबान और सीजू पहले से ही पूरे प्लान के साथ आए थे, ग्लव्स, अम्ब्रेला और बाकी सब। काम खत्म होने के बाद ये दोनों वहीं पास में जाकर ग्लव्स और अम्ब्रेला जला भी देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि जब अगला आदमी एटीएम में पैसे निकालने आता है तो अंदर एक लाश देखकर शॉक रह जाता है। और फिर तो क्या होना था, पब्लिक, पुलिस, हर कोई वहां इकट्ठा हो जाता है। सिबान और सीजू भी वहीं क्राउड में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। उसी वक्त सिबान की गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंचती है और पूछती है, इतनी भीड़ क्यों लगी है? सिबान कैजुअली जवाब देता है, अरे किसी ने दिन दहाड़े एक आदमी को मार दिया है, चलो यहाँ से दूर चलकर बात करते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद कमिश्नर अपनी पूरी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है। एटीएम के बाहर भीड़ अभी भी जुटी हुई होती है। लोगों के फेसेस पर डर साफ दिखता है। कमिश्नर गुस्से में अपनी टीम को कहता है, दिन दहाड़े किसी ने एक आदमी को मार दिया। पब्लिक हम पर कैसे भरोसा करेगी अगर हम ऐसे केस सॉल्व नहीं कर पाए? लोग अब एटीएम में पैसे निकालने से भी डरेंगे। हमें इस मर्डर केस को जल्दी से जल्दी क्रैक करना होगा। सबसे पहले ये पता करो कि कहीं इसमें गिरी के गैंग का हाथ तो नहीं है। सीन कट होता है और हम पहली बार मिलते हैं असली गैंगस्टर गिरी से। गिरी थ्रिसुर का एक बड़ा नाम होता है। उसकी जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके फैमिली मेंबर्स ज्यादातर शांति से जीना चाहते हैं, गुंडागर्दी से दूर। लेकिन गिरी और उसकी माँ थोड़े अलग नेचर के हैं। वो दोनों थोड़े रफ और राउडी टाइप हैं। उस दिन उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी हो रही होती है। सब लोग टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। तभी गिरी की बहन आती है और वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर है। उसी वक्त उसे न्यूज मिलती है कि दिन दहाड़े एटीएम के अंदर एक मर्डर हुआ है। वो तुरंत गिरी के पास जाती है और सीधे पूछती है, ये काम तुम्हारे गैंग का तो नहीं है? गिरी शांति से जवाब देता है, आज हमारे लोगों ने किसी को नहीं मारा। लेकिन उसकी बहन का शक दूर नहीं होता। सच जानने के लिए गिरी अपने लोगों को कॉल करने लगता है। एक एक करके सब कहते हैं, नहीं भाई, हमने किसी को नहीं मारा। तब गिरी का चेहरा गुस्से और कंफ्यूजन से भर जाता है। वो बड़बड़ाता है, अगर हमारे गैंग ने नहीं मारा तो फिर उसे मारा किसने? दूसरी तरफ सिबान और उसकी गर्लफ्रेंड एक होटल में मस्ती कर रहे होते हैं। ड्रिंक्स लेकर दोनों एंजॉय करते हैं और फिर वॉशरूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। उस वक्त सिबान को सिर्फ मजा चाहिए होता है और वो पूरी तरह केयरफ्री दिखता है। लेकिन स्मार्ट मूव ये होता है कि बाद में सिबान और सीजू खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। सिबान कमिश्नर के सामने कहता है, सर वो लाश हमने ही सबसे पहले देखी थी। जब हम एटीएम के पास पहुंचे तो हमें एक आदमी बाहर निकलता हुआ दिखा। मतलब ये दोनों अपने बयान देकर केस को कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन पर शक न आए। अब सीन फिर से कट होता है गिरी की वाइफ गौरी पर। गौरी एक क्लासी और स्ट्रॉन्ग लेडी होती है। वो सुपरमार्केट में सामान खरीद रही होती है। तभी वहीं पर सिबान और सीजू भी पहुंचते हैं। सिबान की नजर गौरी पर पड़ती है और वो हंसते हुए सीजू से कहता है, यार ये आंटी तो इस एज में भी फुल पटाखा है, मुझे किसी भी तरह इसे टच करना है। और फिर अपनी बेहूदगी दिखाते हुए सिबान जानबूझकर गौरी के पास से गुजरते वक्त उसकी कमर छू लेता है। गौरी शौक और गुस्से से फट पड़ती है। वो सिबान को हाथ पकड़कर खींचती है और जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा सुपरमार्केट उस सीन का गवाह बन जाता है। सिबान हड़बड़ाकर बार बार सॉरी सॉरी बोलता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट ने गौरी के दिल को बेचैन कर दिया था। जब वो घर आती है तो गिरी उससे कैजुअली पूछता है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गौरी सारा सच बता देती है और ये सुनकर गिरी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ झलक रही होती है। गौरी पर बेहुदा हरकत करने के बाद अब गिरी का गुस्सा फट चुका था। सुपरमार्केट में ही वो सिबान और सीजू के पास पहुंचकर दोनों को बुरी तरह से पीटने लगता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वो चिल्ला रहा था, तुम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को टच करोगे? अगली बार यहाँ आसपास भी दिखे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा।
उसकी मार से सेबान और सीजू जमीन पर गिरते गिरते संभलते, लेकिन पिटाई इतनी बेरहम थी कि मार्केट में खड़े लोगों की भीड़ सब देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। लोगों की आंखों में शौक भी था और डर भी। गिरी का नाम वैसे ही इतना बड़ा था और अब लोगों ने उसकी ताकत अपनी आंखों से देख ली। सेबान और सीजू अपमान से भरे हुए थे। मार खाकर उनके चेहरे पर सिर्फ ह्यूमिलिएशन और गुस्सा था। उसी रात गिरी के घर पर छोटी सी पार्टी चल रही होती है। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव सब लोग हंसी मजाक और म्यूजिक के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सेबान और सीजू चोटों से कराहते हुए अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। इसी दौरान दो अजनबी उनके पास आते हैं। वो बिना कुछ कहे दोनों को पैसों का बंडल पकड़ाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इन दोनों को एटीएम मर्डर करने के लिए भड़काया था। अब साफ हो चुका था कि सेबान और सीजू किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों रिवेंज की फायर में जल रहे होते हैं। हेलमेट्स पहनकर अपनी बाइक पर गिरी के घर के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं गिरी कब घर से बाहर जाता है, कब लौटता है, घर में कौन आता है, कौन जाता है, कितने लोग रहते हैं, सब डिटेल में जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक दिन गिरी किसी काम से शहर से बाहर जाता है। वहीं से वो अपनी वाइफ गौरी को वीडियो कॉल करता है। गिरी कहता है, गौरी, जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो अभी खत्म नहीं हुआ, शायद थोड़ी देर और लगेगी। गौरी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आप अपना काम खत्म करके ही आइए, यहाँ घर पर तो इतने लोग हैं ही, सब देख लेंगे। लेकिन उसी वक्त सब कुछ बदल जाता है। गिरी की अनुपस्थिति में सेबान और सीजू बाउंड्री वॉल पार करके घर के अंदर घुस आते हैं। गौरी जब उन्हें देखती है तो शौक से जम जाती है। वो तुरंत अपनी काम वाली बाई को बुलाने लगती है, लेकिन सेबान और सीजू पहले ही उसे एक कमरे में बंद कर चुके होते हैं। गौरी डर से भागकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों दरवाजे पर धक्का मारकर अंदर घुस आते हैं। गौरी चिल्लाती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता। सेबान उसके हाथ पकड़कर बेड से बांध देता है। उसकी आंखों में जुनून और बदले की आग साफ दिख रही थी। सेबान नीचता से कहता है, सिर्फ हमने तुम्हें टच किया तो तुम्हारे पति ने हमें जान से मारने की कोशिश की। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। गौरी कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम मेरे पति को नहीं जानते। उनका नाम गिरी चेतन है, इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर। अगर उन्हें पता चला तो तुम दोनों की मौत तय है। लेकिन दोनों हंसने लगते हैं। सीजू कहता है, तो क्या हुआ, अभी तो वो यहाँ नहीं है। और सेबान उसकी बातों को अनसुना करके गौरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पूरे सीन को सीजू अपने फोन पर वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा होता है। उधर जब यह खबर गिरी तक पहुंचती है तो उसका खून खौल उठता है। वो तुरंत काम छोड़कर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ चुका था। पूरा घर सदमे में डूब जाता है। जो माहौल कल तक खुशी और पार्टी से भरा था, अब वहां मातम छा जाता है। डॉक्टर गिरी को समझाता है, आपकी वाइफ फिजिकली ठीक है, लेकिन मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं। गिरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब ये दो नाम सेबान और सीजू हमेशा के लिए उसकी हिट लिस्ट पर हैं। गिरी उस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रहा था। हर बार जब वो गौरी के सामने आता, उसे अपनी आंखों में शर्मिंदगी दिखती, जैसे कोई उसकी हिम्मत छीन गया हो। वो सोचता रहता, क्या मैं वही चेहरा लेकर उसके पास जाऊं? क्या मैं उसे अब वही पति पति जैसा दिख पाऊंगा? रातों की नींद छिन गई थी। खामोशी में बस वही सवाल गूंजते रहते। तभी गिरी की माँ, जो दिल की बेहद बड़ी औरत थी, धीरे से गौरी के पास आती है। उसने गौरी को समझाया जैसे टूटे हुए बच्चे को संभालते हैं, कोमल लेकिन डटकर। उसकी आवाज में कोई बहाना नहीं था, सिर्फ हौसला देने वाली सच्चाई। बेटी, तू शर्मिंदा मत हो। जो भी हुआ उसकी गलती तेरी नहीं। हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, ट्रीटमेंट होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। उसने गौरी की बात काटते हुए कहा, रास्ते में अगर कुत्ता काट लेगा तो हम उसे सिलवा लेंगे, पर शर्मिंदगी से खुद को मरने मत देना। उस माँ की बातों में मजबूती थी, और वही मजबूती गिरी के दिल में कुछ टूटे हिस्सों को जोड़ने लगी। माँ ने गिरी से आंखों में देखकर कहा, मैं गौरी को अपने साथ ले जा रही हूँ, और जो भी करेगा उसे तुम कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ। ये 3 दिन गिरी के लिए जैसे वादा और सक्रियता दोनों थे। वो उन 3 दिनों को अपना मिशन बना लेता है, अपनी पत्नी को वापस लाना, उसे फिर से खुद पर यकीन दिलाना। जब गिरी आखिरकार गौरी के पास जाता है तो दोनों एक साथ जमीन पर बैठकर रोते हैं। वो रोते हैं जो अपनी असहायता की आवाज नोर कर देते हैं। गिरी का रोना 100 बार की किसी गूंज की तरह था, गुस्सा, पछतावा और वादा सब एक साथ। उसने गौरी के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं जो कर सकता हूँ करूंगा, तुम बस जियो। वहीं गिरी घर लौटकर सीसीटीवी फुटेज देखता है, और स्क्रीन पर जो दिखता है वो उसकी नसों में आग लगा देता है। सीधी सीधी तस्वीरें, सेबान और सीजू छत पर चढ़ते, बाउंड्री पार करते, घर में घुसते, सब कुछ साफ। गिरी की आंखें काम तो नहीं कर रहीं, पर दिमाग एक ही बात दोहरा रहा था, बिट्रेयल, इंसल्ट और इंतकाम। उसने अपने सारे गैंग मेंबर्स को बुलाया, पर कहा, लीगल तरीका छोड़ो, ये मैं खुद देखता हूँ। उसकी आवाज में अब वो ठंडी खून खाई हुई शिद्दत थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। गिरी के राइट हैंड डेबिट ने पता लगाया कि सेबान और सीजू एक मैकेनिक की दुकान पर काम करते थे। डेबिट ने उस मैकेनिक को बुलाया और सब कुछ सुनकर पता मांगा। दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ वही दोनों मेरे यहाँ काम करते थे, 4 दिन की छुट्टी लेकर गायब हुए।
डेविड ने तुरंत अपने लोगों को भेज दिया और सेबान के पिता को उठा लिया। सेबान और सीजू को जब पता चला कि उनके घर के बाहर लोग आ रहे हैं तो घबराहट में दोनों भागे। सेबान कहता है, सीजू चलो यहाँ से निकलते हैं, अब और खतरा है। पर देर हो चुकी थी, डेविड के लोग आ चुके थे। घर में सिर्फ सेबान की गर्लफ्रेंड थी। जब उनसे सेबान के बारे में पूछा गया तो वो सच ही नहीं जानती थी। उसे भी उठा लिया गया। पूरा इलाका एक तरह की साया खौफ में डूब गया था। रात होते ही सेबान अपने पिता को फोन करता, पर कॉल उठाने वाला शख्स डर और पीड़ा से बोलता है, बेटा मैं नहीं जानता तुमने क्या किया, ये लोग मुझे मार रहे हैं, आओ और मुझे बचाओ। फोन की लाइन पर सेबान का दिल टूटता है। वो अपने पिता की कराह सुनकर थर थर कांप उठता है। उसकी गलती अब सिर्फ उसकी नहीं रही, उसकी पूरी फैमिली पर पड़ी थी। गिरी का बदला अब सिर्फ उसके गले में तैर रहा था। वो चाहता था कि सेबान और सीजू को दुनिया का सबक मिल जाए, पर कहानी अब लीगल और इल्लीगल के बीच नहीं थी। ये एक आदमी के दिल की आग बन चुकी थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, गिरी की दुनिया ने फैसला कर लिया था। अब जो भी करना था उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। सेबान को जैसे ही खबरें सुनाई देती हैं, उसके पिता पर हो रहा अत्याचार और डेविड के गायब होने की बात, उसका गुस्सा एक आग बनकर फैल जाता है। वो अपना फोन कमरे में पटक कर तोड़ देता है और सीजू की तरफ देखकर बोलता है, इतना सब होने के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा? अब और नहीं, हमें अभी इन्हें सबक सिखाना होगा। उसकी आवाज में जो ठंडक और पक्का इरादा था, उससे सीजू का दिल और भी सख्त हो गया। दोनों बिना किसी देरी के प्लान बनाते हैं, ठंडे दिमाग से, बिना किसी शोर शराबे के। रात के अंधेरे में वे डेविड के घर पहुंचते, गांव के उस बड़े से घर के पास चुपके से खड़े होते हैं। डेविड सो रहा होता है, घर सुनसान है। सेबान और सीजू बिना किसी झिझक के उसमें घुसते हैं, उसे पकड़कर हाथ पांव बांध देते हैं। डेविड डर के मारे चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, पर किसी की नहीं सुनाई देता। वो भी समझाने की कोशिश करता, तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं कौन हूँ, मैं गिरी के राइट हैंड का आदमी हूँ। पर सेबान और सीजू ने उसकी बातें सुनी नहीं। उन्होंने उसकी बंदूक ले ली और उसे उसी तरह बैठाकर छोड़ दिया। कुछ देर के बाद जब खबर गिरी तक पहुंचती है कि डेविड को मार दिया गया है, या कम से कम उसके साथ कुछ भयावह हुआ है, तो घर में मातम फैल जाता है। डेविड गिरी के लिए भाई जैसा था, उसका सचमुच कीमती हाथ था, और अब वो कहीं नहीं था। गिरी और गौरी दोनों इस झटके से टूट जाते हैं। गिरी का बदला और भी खून खराबा बनकर उसके सीने में उबलता है। गिरी ने गाड़ी लेकर इधर उधर जाने की कोशिश की, पर उसी दौरान सेबान और सीजू अचानक उसकी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं। गिरी तुरंत जवाब में गोलीबारी करता है और दोनों के पीछे दौड़ पड़ता है। शहर की सड़कों पर एक एड्रेनलिन पैक चेस होती है, सिरपेंची, तेज, डराने वाली। कुछ देर तक पीछा चलता है, फिर अचानक सेबान और सीजू किसी दौड़ते हुए गली गुजर में गिरी की नजरों से गायब हो जाते हैं। जहां वे छुपते हैं, वहां बैठकर दोनों फैसला करते हैं, हमारे पास कुछ पैसे हैं, चलो किसी और शहर भाग जाते हैं। पर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। गिरी अपनी गाड़ी से उनको टक्कर मार देता है। दोनों बराबर की टक्कर में बैलेंस खोकर पानी में जा गिरते हैं। गिरी उनके पास जाकर नहीं रुकता। वो सोचता है कि शायद अब उनका काम खत्म हो गया, वे मर गए होंगे। वो वहीं से चला जाता है। दिन धीरे धीरे बीतते हैं। गिरी और उसकी फैमिली उस दर्द को भुलाने की कोशिश करते हैं। गिरी ने डेविड की पत्नी और बच्चे को अपने घर में रखा, एक तरह से उनकी जिम्मेदारी ली। इसी बीच एक अफवाह गिरी के जीजा के कानों तक पहुंचती है। कहते हैं कि कोई दो नौजवान इस शहर में रेंट पर आकर रह रहे हैं। क्यूरियोसिटी में जीजा वहां पहुंचता है और पाता है कि वही सेबान और सीजू कुछ दिनों से वहीं खोले हुए हैं, हंसी खुशी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जीजा थोड़ा सा पूछताछ करता है और जाते हुए कुछ जिंदा रहने का पैकेट पैसे भी दे आता है, अगर कुछ पता चला तो बताओ। पर जब वो कार के पास आता है तो उसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सेबान और सीजू उसी गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं। जीजा का चेहरा खिंच जाता है। वो बोलता है, तुम लोग अभी तक जिंदा हो? उस रात सेबान ठंडे दिमाग से मुस्कुराता है और कहता, हम मौत के पल्ले नहीं पड़े, बिना तुम्हारी फैमिली बिगाड़े हम मर ही कैसे सकते थे। फिर एक पल आता है जब सब कुछ उलट जाता है। सेबान अचानक चाकू निकालता है और जीजा पर हमला कर देता है, बार बार बिना किसी काम के। कोई कोताही नहीं, कोई दया नहीं। जीजा जमीन पर गिरता है और सेबान के हाथ से वही खत्म कर दिया जाता है जो काफी दिनों से गिरी के लिए एक भरोसेमंद कर्ण था। उसके बाद सेबान गिरी के नंबर पर कॉल करता है। फोन उठते ही सेबान की आवाज ठंडी और एक डराने वाली हंसी से भरी होती है। बोलिए जीजा जी। गिरी कहता है, हाँ। सेबान कहते हैं, नहीं गिरी, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारे लिए मौत का पैगाम हूँ। तुम्हारा जीजा अब मेरी आंखों के सामने आखिरी सांसें गिन रहा है, अगर बचाना है तो बचा लो। फोन लाइन पर जो खामोशी गिरी को सुनाई देती है वो उस सन्नाटे से भी भारी होती है। सेबान का मैसेज साफ था, अब खेल सिर्फ पर्सनल हो गया है। गिरी ने जैसे ही फोन पर वो आवाज सुनी, दिल में एक ही चीख उठी, माँ खतरे में है। उसने अपनी गाड़ी झट से स्टार्ट की और बेकफुट पर शहर की सड़कों पर भागता हुआ निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुंच गया जहां सेबान और सीजू ने शायद कुछ किया था। वहां का मंजर देखकर उसकी रूह झकझोर सी गई। खून, टूटी हुई चीजें और एक तरह का सुनापन जो किसी घर में तबाही के बाद आता है। गिरी ने तुरंत अपने सारे लोग बुलाए और फैमिली को ये भरोसा दिलाया कि अब सब सेफ है, मैं इन्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने फाड़ती आवाज में कहा। लेकिन शहर की फाइलें बड़ी गहरी थीं।
पुलिस वाले आए और फॉर्मल तरीके से बोले, सर ये केस हमें दे दीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हम लीगल तरीके से हैंडल करेंगे। गिरी ने आंखों में ठहराव के साथ कहा, मैं अपने लोगों की सेफ्टी पुलिस पर भरोसा करके नहीं छोड़ सकता। जिन्होंने मेरे राइट हैंड को मारा, जिन्होंने मेरी फैमिली को टच किया, मैं खुद देखूंगा। उसने साफ कह दिया कि ये मामला अब उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी बीच हॉस्पिटल में जो हुआ वो एक चिलिंग ट्विस्ट था। गिरी की मां लिफ्ट से नीचे उतर रही होती हैं। कुछ सामान लेने पर वही लिफ्ट अब खतरनाक बन जाती है। सेबान और सीजू बुर्खा पहनकर अंदर घुस आते हैं, चाकू हाथ में लिए हुए। उनकी नीयत साफ है, हमला। गिरी की मां न तो बचने की हालत में थी और न ही तैयार, पर वो उम्मीद से कम नहीं थी। उसकी हिम्मत किसी और की तरह नहीं झुकी। उसने फाइट किया, जितनी ताकत थी उतनी दी, पर दोनों ने उसे बेहोश कर दिया। बाहर आकर सेबान और सीजू ने गिरी को कॉल किया, ऑलमोस्ट टॉन्टिंगली, बचा लो अपनी माँ को। गिरी का ध्यान शून्य सा हो गया। उसने भागकर हॉस्पिटल पहुंचा और थके हारे माँ को पाया बेहोश पर जिंदा। जलती आंखों से उसने उन्हें बचाया और डॉक्टरों की तरफ दौड़ा। गुस्सा अब सिर्फ आग नहीं था, बल्कि एक ठोस वादा भी बन चुका था, ये दोनों कहीं छिपे नहीं रहेंगे। फिर एक खबर ने हिलाकर रख दिया, सेबान और सीजू ने सरेंडर कर दिया था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही गिरी भी वहीं पहुंच गया, पर दोनों ऑलरेडी लॉकअप में थे। जब सेबान ने कहा, हम जेल में हैं तो तुम हमें नहीं छू सकोगे, तो गिरी के सीने में कुछ टूट गया। उसे लगा कि सिस्टम पर भरोसा कर लेना किस कदर मुश्किल था। कमिश्नर ने भी शांति बनाने की कोशिश की, सर लीगल प्रोसेस चलने दीजिए, पर गिरी के लिए ये बहाना नहीं था। अगले दिन कोर्ट के बाहर सिटी बजिंग थी। मीडिया, पब्लिक, पुलिस और गिरी की गैंग सब इकट्ठा। लोग हंसने लगे, जैसे किसी बड़े के सामने उसकी इम्पोर्टेंस देखकर मजाक उड़ाना आसान हो। तभी अचानक गनशॉट्स की आवाज ने हवा काट दी। किसी अनजान शख्स ने सेबान और सीजू पर गोली चला दी। दोनों बुरी तरह जख्मी हुए। पल भर में कोर्ट का माहौल केओस में बदल गया। पुलिस ने फौरन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। भीड़ और मीडिया ने उस सीन को कैप्चर किया। कुछ लोग चीयर कर रहे थे, कुछ डर से सहम रहे थे। गिरी वहीं खड़ा था, हर पल मौका ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, कौन था वो बंदूकधारी? कौन हिम्मत करके खुलकर हमारे सामने गोली चला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दोनों वाकई इतनी ईजिली निकल जाएंगे? हॉस्पिटल के बाहर उस रात माहौल टेंस था। फुल सिक्योरिटी तैनात थी, मीडिया फ्लैशेस हो रहे थे और कमिश्नर बार बार ऑर्डर्स दे रहा था, कल सुबह किसी भी हालत में इन्हें कोर्ट ले जाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी वक्त अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। एक एम्बुलेंस, जिसकी ब्रेक्स फेल हो गई थीं, कंट्रोल खोकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर घुस आती है। कांच टूटकर बिखरते हैं, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। सबका ध्यान एक्सीडेंट पर चला जाता है। कोई ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई घायल लोगों को उठा रहा है। लेकिन असल खेल यहीं पर हो रहा था। ये सब कोई हादसा नहीं था, ये गिरी की पूरी प्लानिंग थी। उसी केओस का फायदा उठाकर उसके लोग सेबान और सीजू को हॉस्पिटल से उठा ले गए। किसी को शक भी ना हो, इसलिए सीन को ऐसे सेट किया गया था जैसे सब बस एक रोड एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो। कट टू एक सुनसान अंधेरी जगह। दीवारों पर टिमटिमाती लाइट, जमीन पर फैला खून और बीच में बंधे हुए सेबान और सीजू। गिरी उनके सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्से का तूफान। उसने दोनों को इतना मारा, इतना पीटा कि उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी सेबान हंस रहा था, चेहरे पर खून बह रहा था, दांत टूटे हुए थे, पर वो हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने गिरी की आंखों में देखते हुए कहा, हम जानते हैं तू हमें मार देगा, लेकिन इससे क्या बदल जाएगा? हमने तेरी बीवी के साथ मजा लिया, तेरे राइट हैंड डेविड को मार डाला, तेरी माँ तक को जख्मी कर दिया। तू चाहे जो कर ले, ये सब कभी नहीं भूल पाएगा। ये सुनकर गिरी का खून और खौल उठा। उसने दोनों के हाथ रस्सी से बांधकर ऊपर लटका दिया। दोनों हवा में झूल रहे थे, शरीर लहूलुहान था, फिर भी उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। गिरी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सीजू के पास गया। उसने उसके सीने पर एक बम बांधा। सीजू का चेहरा अचानक डर से भर गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और सीजू का शरीर हवा में उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया। उस एक्सप्लोजन को अपनी आंखों से देखकर सेबान पहली बार हंसी छोड़कर चीखने लगा। उसकी चीख अंधेरे को चीर रही थी, उसकी आंखों में खालिस डर था। वो कांपते हुए गिरी से रहम की भीख मांगने लगा, प्लीज मत करो, प्लीज। लेकिन गिरी अब स्टोन हार्टेड हो चुका था। उसने ठंडी नजर से सेबान की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मेरी फैमिली को छुआ, अब मेरी बारी थी। और फिर वही मंजर, ब्लास्ट। सेबान भी हवा में चिथड़ों की तरह बिखर गया। साइलेंस छा गया, बस धुएं की गंध और खून की बू चारों तरफ फैल रही थी। गिरी ने अपना बदला ले लिया था। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक संतोष था। और इसी खून से रंगे अंधेरे के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी पानी 2024 की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।